जय हिंद। ये साकेत है और ये निकेत। और ये जो अभी 14,000 खुशनसीब बच्चे हैं जो यूपीएससी का मेंस देने जा रहे हैं, और ये दोनों भी हैं उनमें देने जा रहे हैं, और आज इनको मैं मेंस के स्ट्रेटजी के लिए बुलाया हूं। तो बेसिकली ये 7वें 8वें बच्चे हैं जिनको मैंने इसके लिए बुलाया है, और अभी इनको बताने जा रहा हूं कि मेंस की तैयारी अभी जो इनके पास 3 महीने हैं कैसे करेंगे। मीनवाइल मेरे दिमाग में आया कि पहले जितने भी यूपीएससी के लाखों बच्चे तैयारी करते हैं, उनका सबसे बड़ा हर्डल होता है कि वो प्रीलिम्स पास नहीं कर पाते हैं। और पिछली बार ये लोग भी एक एक दो दो नंबर से रह गए थे, इस बार पास कर गए हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो लोग 2024 के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, अभी जो यूपीएससी की अगला एग्जाम देंगे, तो ये दोनों अभी देखिए एकदम ताजा ताजा कहते हैं ना, रिसेंटली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं। तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ। कोचिंग वाले तो अपनी एक जनरल स्ट्रेटेजी देते ही आपको कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, लेकिन ये चूंकि पिछले साल नहीं भी हुआ है और इस साल हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि ये बताएं कि पिछली बार क्यों नहीं हुआ और इस बार क्या क्या करें। तो दोनों की स्ट्रेटेजी मैं आप लोग से डिस्कस करना चाहता हूं। तो पहले मैं साकेत से पूछूंगा कि पिछली बार क्यों रह गए थे, कहां तुमने गलती की थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मेरे नंबर ऑफ जो क्वेश्चन के अटेम्प्ट्स थे वो कम थे। तो और बात ये कि और मेरा सी सेट रह गया था थोड़े मार्क्स से, क्योंकि मेरा नंबर सिस्टम इतना जैसे मैंने प्रैक्टिस किया नहीं था। और पिछले बार कॉम्पिटिशन भी जो नए नए आए अदमशन वगैरह वाले कॉम्पिटिशन आए, वो बहुत ही मतलब उनका आंसर अभी वो नहीं रहा कि पैराग्राफ के अंदर से आता है, उसका आंसर अभी पैराग्राफ के बाहर से भी आ रहा है। तो ये हम तब सोच रहे थे, इस कारण हमारे कुछ मार्क्स कम आ गए थे। और तैयारी तो हमारी बहुत अच्छी थी पिछले बार भी, जैसे इस बार थी। एक्चुअली पिछली बार ज़्यादा अच्छी थी, पर एक माइंडसेट था कि मैं डर गया था पहले एग्जाम एग्जाम के टाइम पे कि होगा नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा। और एग्जाम में जो पैनिक आता है उस कारण भी थोड़ा आगे पीछे हो गया था। नहीं तो हमने करंट अफेयर पूरा सब कुछ कर लिया था, बाकी स्टडी वडी भी अच्छे से कर लिया था। पर ये मेन कारण मैं समझूंगा रहा था। तो जब पिछली बार तुम्हारा नहीं हुआ और इस बार जो हुआ है, तो तुमने अपनी क्या स्ट्रेटेजी चेंज की, और एग्जैक्टली बताओ कि जो लोग इस बार प्रीलिम्स में अपियर होंगे उनको क्या क्या नहीं करना चाहिए। डोंट्स एंड डूज जो होता है कि तुमने पिछली जो जो गलतियां की वो बताओ कि ये की थी, वो आपको नहीं करनी है, और अभी से लेकर 2024 मई तक क्या क्या करना है, शॉर्ट में क्रिस्प तरीके से बताओ। सबसे पहले तो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप जाके मार्केट से प्रीवियस ईयर पेपर आते हैं, उनका कंपैरिजन आता है, जिसमें सारे 2013 से लेके 2022 तक के पेपर थे। हमने वो पेपर लेके आए जो पिछले बार में हमने किया था, और हमने हर एक पेपर सॉल्व किया है टाइम लगा के। पूरा सॉल्व किया है पेपर सॉल्व। और जब हम सॉल्व किया है उसके बाद में हमने उसको अच्छे से एनालाइज किया है कि यूपीएससी कहाँ पे क्या पूछ रहा है। अगर ऐसा कीवर्ड आता है तो इससे क्या होता है। जैसे कि जो एलिमिनेशन हमारे होते थे वो देखते थे अच्छा ये। और यूपीएससी तुमसे एक्सपेक्ट क्या करता है। जैसे एक बार क्वेश्चन था इसका विजयनगर में था कि वुमन सूट सेइंग करते हैं क्या, वॉरियर फाइटिंग करते हैं क्या। तो आप ये समझ लो कि यूपीएससी के लिए वुमेन एम्पावरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन था जिसमें वो उनको दिखाना चाहते हैं, यूपीएससी दिखाना चाहती है क्वेश्चन से कि वुमेन एम्पावरमेंट है, तो उस टाइम पे अगर वुमेन रेसलिंग करते हैं तो मतलब उनको दिखाना कि वो अच्छा है, तो वो आंसर में होगा ही होगा, 100% होगा। तो ये समझ लो जो उनके मेन मेन पॉइंट्स है। जैसे कॉइन्स, इकोनॉमिक कॉइन्स वगैरह एग्रीकल्चर पूछते हैं। तो कुछ एरिया होते हैं जहाँ पे इकोनॉमी यूपीएससी ज़्यादा फोकस करती है। जैसे विजयनगर हमेशा आता है, बुद्धिज्म आता है, इस पे हमने फोकस करना चाहिए, उनको अच्छे से करो। और पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप कोर टॉपिक्स निकाल लो जो भी से हर बार पूछती है। आप सारे टॉपिक से पीछे मत भागो। जैसे कुछ 70-80 टॉपिक होते हैं जो जो सबसे ज़्यादा मार्क्स देते हैं, आप इनको देखो। और मैं चूंकि ये महाराष्ट्र से हैं दोनों, तो मैं इसकी बात को सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ। ये जो कहना चाह रहा है, ये कह रहा है 2013 से 2022 तक के सबसे पहले सारे क्वेश्चन पेपर को आप देखिए प्रीवियस ईयर्स के। जनरली क्या होता है कि कोचिंग्स के या जो मार्केट में अवेलेबल हैं उन चीज़ों को आप देखते हैं। आपको सेल्फ कुकिंग करनी है, आपको रेडीमेड चीज़ें नहीं खरीदनी है, आपको क्वेश्चन बनाने हैं। क्वेश्चन आपसे एक भी बेशक ना बने, लेकिन करना क्या है, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा देखो ये विजयनगर से पूछ रहा है, या महिलाओं पे इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। जब एक बार आपको पूरे क्वेश्चन पेपर के पिछले 7 8 10 सालों के लाइन लेंथ मिल जाती है, तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि आपको किन किन एरिया में पढ़ना है और क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना है। जनरली क्या करते हैं कि आप सेल्फ एनालिटिकल ना होकर किसी ने बता दिया बोर्ड पे यूट्यूब पे आप उसको फॉलो करते रहते हैं। जब आप मान लीजिए 100 क्वेश्चन इंटू 10 ईयर्स का बनाएंगे, 1000 क्वेश्चन, तो 1000 क्वेश्चन ये बता देगा कि अगले साल यूपीएससी में मैं 100 क्वेश्चन किस तरह का आऊंगा, और उसके अकॉर्डिंगली आपको तैयारी करनी चाहिए। क्या मैं ये सही बता पा रहा हूँ?
अब मैं पूछूंगा निकेत से, किसने पिछले साल क्या गलती की और इस बार आप लोगों को क्या नहीं करना चाहिए। तुम अपना एक्सपीरियंस बताओ। सर तो मेरा सी सैट काफ़ी अच्छा है, पर मैंने कल लास्ट ईयर सी सैट को बहुत हल्के में लिया था। मैंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दी सी सैट की, और मेरा वहीं पे मार्क खा गया। और मेरा हर साल ये होता है कि मतलब मैं लास्ट ईयर मेरा 98 स्कोर था, 88 कट ऑफ था GS1 में, पर वो इसलिए कि मैं 90 प्लस अटेम्प्ट करता हूँ हर बार। क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करते हो तो कम से कम नहीं करना है, मैक्सिमम करना है, कि 2-4 छूट जाए जो जो बिल्कुल नहीं पता है वो छोड़ दो, पर बाकी सारे अटेम्प्ट करो, चाहे गलत हो जाए। पर यह है कि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो उसका काफ़ी अच्छा होता है कि आपके मैक्सिमम पॉजिटिव में ही आएंगे, नेट पॉजिटिव ही आएंगे उसमें से। और दूसरी बात ये है कि अगर करंट अफेयर्स नहीं भी कर रहे हो तो मैगजीन आती है PT365, उसमें से कर लो, वो मोर देन इनफ है। और तीसरी बात ये कि अगर तो इसका कहना है कि हर महीने आपको करंट नहीं पढ़ना है। जरूरत ही नहीं हाँ, है। ये भी तुम भी बताओ। वेस्ट करो। हाँ, ये हर महीने आप करंट ना पढ़ें। जब आपका एग्जाम आता है तो 365 करके 2-3 सालों का कंपाइलेशन आ जाता है मार्केट में, और आप उसी महीने में एग्जाम के लास्ट में, जो मैं थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ, बेसिकली क्या है कि आप ट्रेडिशनल पार्ट को शुरुआत में पढ़िए। अभी जून है, जून 2023 है, अभी से आप पढ़ना शुरू कर, अभी केवल ट्रेडिशनल चीजें पढ़ें, अभी आप वो करंट वगैरह ना पढ़ें। और लास्ट के जो मार्च और अप्रैल मंथ हैं, आप ट्रेडिशनल चीजें सब करके रखेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि उस समय करंट सी सेट की प्रैक्टिस वगैरह पे आप ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। अभी पढ़ा हुआ करंट आप भूल जाएंगे और फिर आपको अप्रैल में पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसको बाद में पढ़ें और कंपाइल्ड पढ़ें, जो बहुत सारे कोचिंग के या मैगजीन्स के एक साथ आ जाते हैं। सही है ना? मैं ऐड करना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि जैसे वीडियोस का बहुत बहुत फायदा लो। जैसे यूट्यूब पे चलता है कि जो डालते हैं ना करंट अफेयर्स के, मंथली करंट अफेयर जो भी होता है, जैसे जो मैराथन होते हैं जो लास्ट मंथ में आते हैं, तो उस टाइम पे जब खाना खा रहे हो कुछ कर रहे हो तो वीडियो देख लिया करो। उसमें से हमारे 2-3 क्वेश्चन तो निकल जाते हैं हर बार करंट अफेयर्स में। तो ये होता है, आप ये देखिए, कर लिया करो। खाना खाते समय या कुछ कैजुअली कुछ करते समय, उस समय आप करंट अफेयर्स को अपडेट कर सकते हैं यूट्यूब आदि से। ये सही कह रहा Yes, हूँ? sir. जो अब आते हैं बताओ वो पूरे कि record अब आगे क्या करना है। सर, और जो भी मॉक्स होता है कि हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं, पर आखिरी 3 महीने में हर एक कोचिंग क्लास एक फ्री में मॉक लेता है हर हर संडे को, तो उसमें एनरोल करो और वो फ्री वाला मॉक देते रहो। तो तुम्हें एक हैबिट हो जाएगी कि यूपीएससी एग्जाम में डरना नहीं है सर। पूरा गेम सिर्फ ना मतलब ना बिना डरे एग्जाम देने का है, क्योंकि अगर आप वहां पे डर गए तो आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, आप फेल कर जाओगे पक्का। पर अगर अगर आप उसको टैकल कर पाए उस डर को कि यार मेरा हो जाएगा, हाँ, चाहे कुछ भी एग्जाम क्वेश्चन आए, कैसे भी पैटर्न आए। इस साल का पैटर्न पूरा अलग था, इस साल के क्वेश्चन पूछने का तरीका पूरा अलग था, पर फिर भी हम लोग नहीं डरे, हम लोग करते रहे कि यार कोई बात नहीं, किसी न किसी को टफ हो रहा है, हो ही रहा है, हमें भी उतना ही टफ पड़ रहा है। पर इतना है कि हमारी स्ट्रेटेजी नहीं छोड़नी है कि 90 प्लस अटेम्प्ट करना है, कि कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है हर एक क्वेश्चन को, और टेक वन क्वेश्चन एट ए टाइम, कि एक क्वेश्चन को उस समय करो और उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, कि उससे डर के मत रहो कि अगला मेरा नहीं होगा, नहीं आ रहा, आगे बढ़ो, अगला आ जाएगा। यही तुमको फॉलो करना है आखिर तक, तो प्रीलिम्स निकल जाएगा इजीली। और अभी से जैसे लोग जो बिगिनर जिन्होंने पहले मेंस नहीं दिया है, तो उनको भी स्ट्रैटेजी क्या है कि अभी जून है, देन जुलाई ऑनवर्ड्स कब कब क्या क्या पढ़ना चाहिए, जो तुम्हारा शेड्यूल था वो बताओ, फिर हाँ। तुम बताना, ठीक है ना? या पहले तुम बताओ। नहीं नहीं, हाँ। इसके बारे में मतलब मेंस के बारे में बताना है, नहीं, प्रीलिम्स के अब बारे हाँ, कि अभी जो लोग अभी पहले मेंस नहीं दिया है, में। अगर अभी से वो तैयारी कर रहा है तो उसको फ्रेश स्टूडेंट है, तो उसको अभी से लेके मेंस अगले मई तक क्या क्या करना चाहिए। देखो, अगर सी सेट और मैथ्स अगर वीक है आपका पहले से, तो मैं ये बोलूंगा कि आप अभी अभी जो कम टाइम है, तो मतलब अभी टाइम आपके पास बहुत है, तो आप एटलीस्ट हाफ एन आवर दिया करो सी सेट को, वो भी नंबर सिस्टम को खासकर। नंबर सिस्टम अभी से याद रखिए, वही आप थोड़ा थोड़ा देखते जाओ नंबर सिस्टम का जो होता है बेसिक क्योंकि उसको प्रैक्टिस करने थोड़ा टाइम लगता है और डेवलप करने टाइम लगता है। मेन बात ये नहीं होगा कि आपसे कि 2 महीने में हो जाएगा बोल के। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस नंबर सिस्टम का शुरू कर दो, और थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स मतलब नहीं देखना, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप निगलेक्ट कर दोगे, देखिए कोई नहीं, आप देखते रहो चल क्या रहा है, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ पढ़ते रहो। उसके अलावा स्टैटिक अच्छे से कर लो, बहुत अच्छे से कर लो। जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स है, अभी आपको कैसे मालूम पड़ेगा? आप देखो कौन से टॉपिक ज़्यादा रिपीट होते हैं। जैसे 10th शेड्यूल हमेशा आता ही है, जो 6th शेड्यूल 5th शेड्यूल होता है ये आता है। ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं आप देखो, जो रिकरिंग टॉपिक्स यूपीएससी के, जो यूपीएससी के हॉट एरियाज में इसको बोलूंगा, आप इनको अच्छे से अभी से तैयार कर लो, और अभी से ना छोटे से छोटे नोट बनाओ। ये करना है कि एक पेज पे आपका एक नोट आना चाहिए। जैसे एक कोई टॉपिक है 6th शेड्यूल, तो एक पेज पे उसको आना चाहिए आपके पास सब कुछ, कि उसमें जो भी अवेलेबल है, तो आपको पढ़ने में आसान जाएगा, और आप अभी से करो।
और एक चीज और बताओ, एक बहुत ओवररेटेड है, कोचिंग का रोल बहुत ओवररेटेड है इस फील्ड में। तुम लोग भी महाराष्ट्र से आए हो, यहाँ फूड हैबिट्स के इशू है। कोचिंग का रोल एग्जैक्टली कितना है तुम्हारी तैयारी में? क्योंकि देखो मैंने भी तुम्हें पढ़ाया है और अभी भी मैंने बुलाया है, तो मैंने ओवरऑल देखा है जो मेरे जनरेशन से तुम्हारे जनरेशन में चेंज आया है कि हम लोग कोचिंग के रोल को बहुत लिमिटेड मानते थे। हमें मानना था कि तुम गाइड कर दो, बाकी हम खुद पढ़ लेंगे। अभी जब से यूट्यूब सोशल मीडिया है, मैंने देखा है कि लोग कोचिंग पे एडमिशन लेना ही तैयारी समझ के बैठा हुआ है। तो तुम बताओ कि कोचिंग के रोल को कितना देखते हो और सेल्फ स्टडी को कैसे देखते हो अपने, क्योंकि तुम्हारा ये इवोल्यूशन हुआ है, वो बताओ। कोचिंग को मेरे हिसाब से देखो, अगर आपका फाउंडेशन भी पहले से नहीं है, कुछ आपको नहीं आता, तो आपने फाउंडेशन लेना बहुत जरूरी है कोचिंग के लिए। और अगर आप टेस्ट सीरीज वगैरह की बात करें, बाकी कोई चीज़ की, तो हम उस पर रिलाई बिल्कुल नहीं करते। अभी कोचिंग में तो हम बिल्कुल रिलाई नहीं करें इस टाइम पे, क्योंकि बात ये होती है कि वो जो टेस्ट सीरीज देगा ना, उसका और यूपीएससी के इसका लेवल बहुत अलग होता है, और वो सेम कभी नहीं रहेगा। दूसरी बात ये है कि इतने जैसे फोरम का हमारा एक नाम नहीं था, सॉरी उसका, तो उनका टेस्ट था एक सिमुलेटर टेस्ट, तो वो इतना घटिया था। वो टेस्ट बनाया इसलिए था, पहला टेस्ट था कि लोग डर जाए, बच्चे उसको देख के उसमें 30-40 मार्क्स आएंगे बच्चों को 200 में से, बच्चे डरेंगे और उनका कोर्स लेंगे। तो अगर आपको कोई टेस्ट में कम मार्क्स भी आ रहे हैं, तो उनको देखना ही नहीं। और इस बार सहारे मैंने बहुत सारे मॉक्स दिए थे, उसमें बहुत बकवास बकवास क्वेश्चन पूछे थे जो कुछ काम के भी नहीं थे, मतलब बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स है, कहीं ना कहीं से कुछ कहीं ना कहीं से अलग ही पूछा है। तो इस बार तो ज्यादा होगा। जैसे अभी प्री हुआ है, तो आपका जो कोचिंग का जो टेस्ट सीरीज रहेगा, वो बहुत ज्यादा ही वेग रहेगा। कुछ ना कुछ अब कुछ भी पूछेंगे, कुछ भी करेंगे, तो आपको इससे भागना नहीं और डरना नहीं। मतलब कि उनको देख के यूपीएससी को मत जज करो, यूपीएससी को उनके पेपर से जज करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप जीएस के लिए कोचिंग ले रहे हो तो आपको उतनी ज़रूरत नहीं है, पर ऑप्शनल के लिए, जैसे से अभी मैंने सर से कोचिंग ली है, तो सर ने हमें पीवाईक्यू से पढ़ाया है कि हर क्लास के पहले जो उस टॉपिक के 15-20 पीवाईक्यूज है, उसको लेके सर ने पढ़ाया है। और सोशियोलॉजी का एक ये होता है कि मतलब कि अगर आप, वो रिपीटेटिव बहुत है, अगर आप वो नहीं पढ़ोगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे। एक गाइडेंस की जरूरत होती है। हमारा टेक्निकल बैकग्राउंड है, तो सोशो हमारे लिए कुछ और ही था। तो उसके लिए सर ने बहुत हेल्प की हम लोग को, कि हम लोग को एक गाइडिंग पाथ मिल गया कि पढ़ना कैसे है। सर का हमेशा बोलना ये होता था कि यार इतना पढ़ लो, तुम्हारा हो जाएगा। बस वही एक स्ट्रेटेजी फॉलो करो कि यार कि एक कोचिंग को अगर आप करते हो तो एक मेंटर ले लो जो आपको बताएगा कि एक्चुअली करना क्या है। ये नहीं कि बस सब कुछ पढ़ा दिया और डरा दिया बच्चों को कि इतना पढ़ के नहीं होगा। मैं थोड़ा सा इसकी बात में ऐड कर रहा हूँ, जिसको आप मेंटर कहते हैं। देखिएगा, हमारे संस्कृति में, इंडियन कल्चर में ना, एक गुरु की परंपरा है। हमेशा देखिएगा गुरु ब्रह्मा, एंड हमेशा गुरु को ग्लैमराइज किया जाता है और उसको बहुत हाईलाइट किया जाता है। तो गुरु का मतलब कोचिंग नहीं होता। आप कोचिंग में ही जहां भी आप पढ़ते हो, और जो भी पढ़ाता है सब इतने काबिल होते हैं तभी उस मंच पे खड़े होते हैं। तो किसी भी एक व्यक्ति से पर्सनल रेपो डेवलप कर लो, किसी भी, ऐसा नहीं। और अगर आपका इतने सारे टीचर्स होते हैं, किसी से रेपो डेवलप नहीं हुआ, इसका मतलब कोई आपको इस लायक नहीं समझा है। एक कोई टीचर पकड़ लो, कोई भी मेंटोर, इंग्लिश वर्ड है तो लगता है क्या पता क्या होता होगा, एक गुरु बना लो लाइफ में, समझे ना। और चूंकि यूपीएससी के फील्ड में, तो ऑब्वियसली यूपीएससी का होगा, या तो कोई सिलेक्टेड आदमी हो, जैसे ये लोग हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने पीछे प्रीलिम्स भी पास किया है, अब मेंस भी दे रहे हैं। तो एक बना लो अपनी कोचिंग में भी। ये लोग भी, मैंने हमेशा क्लास में हमेशा इन लोगों को भी कहता था कि जितने भी टीचर से पढ़ते हो ना, क्योंकि जीएस में बहुत सारे टीचर होते हैं, ऑप्शनल में तो मैं अकेले रहता हूँ, कि किसी एक को पकड़ लो जिसकी तुम्हें बात समझ में आती है। लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते बहुत होते हैं, जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूं उसी रास्ते से होगे। लेकिन अब हर आदमी से पूछते चलोगे तो भटक जाओगे। जैसे होता है ना कि मैप है, गूगल मैप, उसको एक ही को पकड़ लो, टेढ़ा मेढ़ा करके पहुंचा ही देता है। तो ये वही कह रहा है कि एक बंदा आपको गाइड कर दे कि यार देख ये करना है, और उसको हमेशा अपडेट करते रहो कि सर मैंने ये कर रहा हूँ, ये करूं या नहीं करूं। अगर उसको कुछ अमेंडमेंट्स करने होंगे तो वो कर देगा। ये मतलब मेरे समझ से ये कहना चाह रहा है, ठीक है ना। ये लो, आपने काफी प्रिसाइज पॉइंट बता दिया। और मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा कि बहुत सारी चीजें ये यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। अभी तो सर भी यूट्यूब पे आ गए हैं, तो आपके लिए एक बेनिफिशियल है कि हमने बहुत पैसे दे के कोचिंग ज्वाइन की थी। एक और बात बताऊं, मेरे साथ तो इतना बुरा हुआ है कि जब मुझे टेक्नोलॉजी, ये लोग जानते हैं कि टेक्नोलॉजी में, अभी ये लोग मुझे, ये इंजीनियर्स हैं, ये मुझे समझा रहे थे कि सर आपको ये पैड यूज करना चाहिए, वो मुझे टेक्नोलॉजी, हम लोग बोर्ड पे पढ़ाने वाले लोग हैं। तो जब लॉकडाउन हुआ ना, तो मैं सोचा कि अब जब फिर ऑफलाइन आएगा, फिर वही बोर्ड पे आऊंगा, तो मुझे कुछ पता नहीं था। देन अब मुझे समझ में आ रहा है कि अरे ये इतनी अच्छी चीज थी। जैसे अभी ये दोनों को मेंस बताऊंगा, और पॉसिबल हुआ तो मैं रिकॉर्ड भी करूंगा,
तो मैं पहले ये सोचता, अभी मेरी 8वें हैं बच्चे जिनको मैं मेंस की गाइड करने के लिए, आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड मेरा घर का है, आज मुझे पटना भी जाना है। तो मैंने सोचा कि अभी तभी मेरे दिमाग में आया कि यार फिर कोई आएगा, फिर मैं उसको यही बात बताऊंगा, ठीक है ना। तो मैंने कहा रुको मैं रिकॉर्ड ही कर लेता हूँ। तो टेक्नोलॉजी में मेरा जो हाथ तंग था, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज की तारीख में सोशल मीडिया है, आपको हर चीज़ दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ बहुत खर्चा है, सच मानिए जो लोग दिल्ली नहीं हैं, और दिल्ली हैं तो भी ये अभी करोल बाग से आ रहे हैं, मैं मुखर्जी नगर में बैठा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि इनको आने में 1 डेढ़ घंटा लगा होगा, 1 घंटा मेरे साथ बैठेंगे, फिर 1.5 घंटा जाने में लगेगा। तो लुक एट द प्रोडक्टिविटी, 4 घंटे में प्रोडक्टिव आवर्स तो 1 ही घंटा रहेगा इनका। तो ये जो कह रहे हैं वही मैं भी कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया का रोल है, लेकिन अब उस पर आप जाके और बकवास चीज़ें देखेंगे, लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेगा ना तो वो चीज़ आप खोज ही लीजिएगा। करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें, या आप ये भी डालेंगे ना कि हिस्ट्री के कोर एरिया के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, अगर यूट्यूब पे डालेंगे तो उस पर भी एक आपको टीचर मिल जाएगा। थोड़ा सा ना आपको सोशल मीडिया को नैतिक होकर और अपना गोल ओरिएंटेड होकर यूज करना पड़ेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Yes, sir. लो बताओ आगे तुम, हम लोग का तो काम है बताना, ये लोग ज्यादा बेटर बताएंगे। नहीं सर, आप अभी आप गुरु हो तो आपका एक जो अपने इसका अपने की लाइफ गई इस चीज में। हम लोग अभी 2-3 साल से पढ़ रहे हैं, सिर्फ आपकी पूरी लाइफ गई है बच्चों को पढ़ाते हुए, आपको ज्यादा पता है इन चीजों के बारे में। सिर्फ इतना है कि स्टूडेंट्स को अगर रीच करना है तो सर को आप पर्सनली रीच कर सकते हो। हाँ, और ये है हाँ, कि मैं हमेशा मानता हूँ कि मैं कोई खुदा नहीं हूँ, मैं आप लोग से बीच से मैं भी तैयारी करता था, ये भी आपके अब सीनियर्स हैं, तो हम लोग को पता है कि किस रास्ते से जाना है, कहाँ भटकाव आता है, क्या नहीं करना है, क्या करना है। और ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई दैवीय शक्ति, एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस का आप यूज़ कर लेंगे। जैसे कह रहा है कि भाई हम बता देंगे कि यार यही पढ़ना है, ये यहाँ फोकस करो, वही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई हमें दैवीय शक्ति होती है, हम उस चीज़ को इतने रास्ते से उस बार जा चुके हैं ना कि हमें पता होता है कि वहाँ अंधेरा हो जाता है, वहाँ मत जाना, वहाँ पे कुत्ते होते हैं। वैसे इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, ठीक है ना। तो अब बताओ तुम लोग समराइज करो ताकि मैं तुम लोग को मेंस बता। हाँ, ये कुछ ऐड करना चाहता हूँ। पहली बात तो अगर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सी सेट की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, आप दिसंबर से तैयारी शुरू करो सी सेट की। उसके लिए वेट मत करो, जैसे दिसंबर से रोज प्रैक्टिस करो, 2-2 घंटे दे दो। जैसे हम दोपहर में होते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं, नींद आती है, उस टाइम आप सी सेट करो। आप चाहे ऑनलाइन किसी कोर्स देखो, कुछ करो। हाँ, ये उस टाइम हम ये बहुत प्रोडक्ट होता है कि हमको नींद भी नहीं आती और हम कुछ करते रहते हैं, दिमाग चलते रहता है। तो उस टाइम में नंबर सिस्टम और जो होता है वो करो। और मेन बात ये है, हम लोग ध्यान नहीं दे रहे कॉम्प्रिहेंशन पे। कॉम्प्रिहेंशन बहुत टफ हो चुका है और अलग हो चुका है। वो टाइम नहीं रहा कि जो पहले 17, 18, 19 में आया करता था। तो जो अजम्पशन वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे तो आप देखना कि आप जो आंसर आपको लगता है अप्रोप्रिएट आंसर है, वो अप्रोप्रिएट आंसर एक्चुअली हम जो मानते हैं और जो यूपीएससी आंसर देती है उनके आंसर के में, ये दोनों बहुत अलग है। आप वही आंसर आप एक बार चेक करना कि यूपीएससी ये कौन सा आंसर डाल रहा है, ये जो ऑप्शन दिया है ये ऑप्शन कितना वेग हो सकता है। तो कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान दो, क्योंकि जब जो मैथ्स है, अगर वो बहुत बुरा आ जाए तो आपको बचाने वाला या फिर डुबाने वाला कॉम्प्रिहेंशन ही है। क्योंकि वहां से ये होता है कि हम लोग मार के आएंगे आंसर के, हम तो ये होते कॉन्फिडेंट कर रहे हैं, क्लास वाले भी बोल रहे हैं कि यही आंसर है, और बाद में मालूम पड़ता है कि उसका आंसर कुछ और था। अब तो यूपीएससी ने इस बार 2022 का तो आंसर की भी दिया नहीं है, तो हम चेक भी नहीं करते कि हमारा आंसर कहाँ रॉन्ग है, कहीं गलत हुआ है। तो आप बैठ के कॉम्प्रिहेंशन अलग से 1 घंटा करो रोज, मतलब अभी नहीं, जब अभी करोगे 1 घंटा बैठ के पूरा पेपर करने का कॉम्प्रिहेंशन का, और फिर चेक करो कि कहाँ पे गलती हो रही है, क्या है हमारा आंसर, क्या है उनका आंसर, क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात मैं जो ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे एग्जाम को 1 महीना बाकी होता है ना, उस टाइम पे आप कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं उठाने का, कुछ भी हो जाए कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं उठाने का। उस टाइम सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर उठाने का, जितने भी हो। उससे क्या होता है ना, यूपीएससी की एक लैंग्वेज होती है बात करने की, जो उनका एक टोन होता है जिसमें वो पेपर पूछते हैं, तो हम लोग उस लैंग्वेज को अडेप्ट कर लेंगे। उनके जो एक ये है प्रोसेस है, जैसे जिसके जैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसा उनको मेंटल स्टेट चाहिए उसको सॉल्व करने का, आप उससे यूज टू हो जाओगे। और मेन बात ये है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आप अगर कॉम्प्रिहेंशन देखते हो, तो अगर उसमें कोई अगर ऑप्शन है जहाँ पे लगा है कि इंडिया शुड मेक लॉस फॉर दिस, तो वो कभी आंसर वो कभी राइट ऑप्शन नहीं होगा। जैसे पूछ रहा है कि दिस इज एसेंशियल फॉर डूइंग इट, तो ये भी ऑप्शन हमेशा रॉन्ग रहेगा। कभी पूछा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अगर ये दिया है कॉम्प्रिहेंशन में तो ही वो होगा, या फिर अलग से बोला कि प्राइवेट स्कूल ने ये किया वो किया, तो जनरली ऑप्शन रॉन्ग होता है।
ऐसे। और ये ओनली और इफ ओनली वाला यहाँ पे मत करना, क्योंकि यहाँ पे वो काम नहीं करता। ये थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करोगे ना शुरुआत के दिनों में, तो वो आपको समझ में आ समझ में जाएगा आ कि जाएगा, कैसे वो हाँ। एम्बिग्विटी क्रिएट हाँ, करता है। ये बाद में नहीं वही। पता चलता, तो शुरुआत के दिनों में ही आपको इनके लैंग्वेज, जो कह रहा है ना जी, जी। यूपीएससी की भाषा को पकड़ना है कि इस तरह का वर्ड डालते हैं तो उसका आंसर यस होता है या उसका नो होता है, या ये शुरुआत देखिए प्रैक्टिस से ही होता है। तो ये बेसिकली ये जो कहना चाह रहे हैं, मैं चूंकि मेरी लैंग्वेज थोड़ी इनसे बेटर जी। होती है ना, तो बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं कि आप यूपीएससी के लैंग्वेज को पकड़िए, आप कोचिंग के लैंग्वेज को नहीं। कोचिंग के देखिए दो पर्पस होते हैं, देखिए मैं भी उसी फील्ड से जुड़ा हूं तो मैं ज्यादा गालियां नहीं दे पाऊंगा। कोचिंग जब टेस्ट पेपर बनाते हैं तो उनका उद्देश्य आपको डराना भी होता है, इसलिए वो डराते हैं कि आप डरोगे तो एडमिशन भी लोगे, उसी से सब चलता है। तो आप जो कोचिंग के टेस्ट पेपर से अपने आप को एनालाइज करते हो, ये गलत है। आप यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर से अपने आप को एनालाइज करो। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर 10 साल का बना लूंगा उसके बाद कहाँ से लाऊंगा यूपीएससी का पेपर। मैं कह रहा हूं आपको कि आप 25 साल पुराने पेपर बनाइए ट्रेडिशनल उसका। ये लोग थोड़ा गलत होता है। हाँ इस बार आप सुनो, हाँ, ये देखिए कुछ कह रहा आप है। सुनो। जो अभी इस बार आया था ना, वो असर्शन वाला क्वेश्चन जो आया था कि स्टेटमेंट वो ये है तो उसका जो सही आंसर उसका ये है बोल के, तो ये हम देख के गए थे पहले, क्योंकि ये बहुत पहले पूछा गया था। तो जब इस बार पेपर में आया तो हम सरप्राइज थे ही नहीं, क्योंकि हमको पता था ये तो हमने पहले कर चुके थे, ऐसे एक बार हम पेपर में देख चुके थे। और ये एक्चुअली ऑप्शन बहुत ईजी ऑप्शन था। हम डर गए होंगे बहुत सारे बच्चे कि देखो यहाँ जो स्टेटमेंट था ना वो कि ये है और उसका करेक्ट करेक्ट ये है क्या, जिस कारण वो हुआ है। इसका ये क्या है, यहाँ पे ना 2 स्टेटमेंट है और उनमें से एक सही है। तो एक सही एक ऑप्शन हमेशा 100% सही है और दूसरा रॉन्ग हो सकता है, ऐसा है। तो दोनों में से कौन सा सही है ना, ये ढूँढना बहुत आसान है। जैसे पहले होता है कि हमको 2 स्टेटमेंट दिए हैं, तो या तो दोनों गलत हो सकते हैं या फिर कोई एक गलत हो सकता है। यहाँ पे तो हमको प पक्का पता है कि एक सही है, एक गलत निकालना है। तो ये बहुत ईज़ी ऑप्शन था। अगर आपको एग्ज़ाम में तब मालूम पड़ जाता, जैसे जिन्होंने दिया है, तो ये लोग अच्छा कर लेते। और एक बस ला मैं सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट बात ये बोलना चाहूँगा कि जो हमारे लास्ट के 10 दिन होते हैं ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट दिन होते हैं। क्योंकि इस टाइम में हम बहुत डगमगा जाते हैं कि मेरा तो इतना बाकी था, मेरे टारगेट्स मीट नहीं हुए, ये सब करना था, वो तो रह गया, उन लोग को हो रहा होगा, किसी का हो रहा होगा। तो इस टाइम पे जो लास्ट 10 डेज़ है, आप ये सोचो मेरा हो रहा है। आप फुल मस्ती में रहो, फुल मूड में रहो और बस ऐसे रखो मेरा हो गया, मैं तो निकलने वाला 10 दिन आप कंटिन्यू आपको अपने आप को बताओ, कैसे बताओ? या आप वैसे दोस्तों में रहो, जो आपको वैसा पॉजिटिव ये देते हैं कि मेरा निकल रहा है। तभी आपका निकलेगा। ये मैंने पिछली बार ये नहीं किया था, मैंने इस बार ये किया और मेरे को बहुत अच्छे से काम आया। मैं बिल्कुल डरा नहीं, जैसे पेपर आता गया, मैं एक्चुअली हँसते-हँसते पेपर दिया हूँ इस बार कि ये तो मुझे आ रहा है, पता लोगों को पता नहीं, मैं तो निकल रहा हूँ। मेरा ये पेपर देखते ही मेरा ये था। तो आपको वो पॉजिटिव माइंडसेट बन जाएगा। अब अगर 10 दिन पहले से सोच रहे हो कि मेरा निकल रहा है। एक छोटी सी बात मैं पर्सनली शेयर करना चाह रहा हूँ। देखिए आप लोग बहुत सारे यूट्यूब पे या मुझे फेसबुक पे मैसेज करते हैं, सर आपके घर आना चाहता हूँ। देखिए घर, आप भी समझ रहे हो कि मैं भी एक पब्लिक लाइफ में हूँ, मेरी भी एक फैमिली होती है, हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं चाहते हैं कि लोग आएँ, लेकिन आप डिज़र्व करते हैं। अब जैसे मैंने इसने मुझे मैसेज करा कि सर मेरा प्लेन्स हुआ है, मैं मिलना चाहता हूँ। मैंने क्या कहा, 2 दिन बाद, मैं 2 दिन बड़ा व्यस्त था, मैंने कहा आ जाओ, और अभी मेरी 12:30 से क्लास भी है। तो देखिए यहाँ ये घर मेरा ये आपके लिए है, लेकिन ये नहीं कि सब मिलने के लिए आओ। तो ऐसे तो मैं तो दिन भर यहाँ 1000 लोग आएंगे तो मेरी वाइफ भी मुझे छोड़ के चली जाएगी। तो बेसिकली क्या है कि आपको मुझे लगना चाहिए कि मुझसे मिलना आपकी ज़रूरत है, तो फिर जहाँ भी रहूँगा आपको बुलाऊंगा, जैसे इनको बुलाया है ना। तो ये, लेकिन सर सर मिलना चाहता हूँ, हाँ? तो ये तो है नहीं कि मैं कोई माशूका तो है नहीं कि एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। हाँ, आप लिखिए, आप चाहे यूट्यूब पे लिखिए या फेसबुक पे लिखिए, जहाँ भी सोशल मीडिया पे, कि मैं, ये मेरा पर्पस है और मैं इसके लिए मिलना चाहता हूँ। अगर मुझे वो क्वालिफाइड रीज़न लगा, ठीक है ना, ज़रूर मैं मिलूंगा। मैं कोई कौन हूँ भाई, मोदी मिल रहा है, हम नहीं क्यों मिलेंगे। लेकिन सर आपसे मिलना है, केवल आप इतना मैसेज करके और आपसे रिप्लाई एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये गलत है। तो मैं चाहूँगा कि निकेत कंक्लूड करें, फिर मैं आपको गुड बाय करूँगा, और फिर मैं मेंस की तैयारी अभी से लेके 3 महीना कैसे करनी है वो भी बताता हूँ। सर किस बारे में कंक्लूड करना है? अब जो तुम अपनी तैयारी को कंक्लूड करो। प्रीलिम्स का लेके, प्रीलिम्स है, मेंस का? प्रीलिम्स। प्रीलिम्स का। ओके। तो हाँ, बस इतना ही है कि आप अपने बेसिक पे फोकस करो। जो बेसिक बुक्स है, एनसीईआरटीज़ है, ओल्ड एनसीईआरटीज़ हो गए, फिर न्यू एनसीईआरटीज़ हो गए। आप दोनों का सिंथेसिस रखो। ऐसे नहीं कि एक को ही पकड़ के चल रही है। कुछ चीज़ें उसमें अच्छी है, कुछ चीज़ें इसमें अच्छी दी है। जैसे इसमें साइड में जो ये आता है, बॉक्सेस आते हैं, उसमें से क्वेश्चन आए हैं न्यू एनसीईआरटी से और इसके हिस्ट्री के। और अगर आप इस स्पेक्ट्रम उठा के देखो तो इस साल एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं कि, और पॉलिटी का भी। लक्ष्मीकांत आपको एक बाइबल है, स्पेक्ट्रम में एक बाइबल पकड़ लो। स्टैटिक छोड़ना ही नहीं है हम लोग को ज़रा भी। बस हाँ, कि
और अगर आपको करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करना है तो इतना याद रखो कि यार उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत कम है, तो आप बहुत टाइम नहीं दे सकते उसको। रोज आधा एक घंटा दे दिया मोर देन इनफ है। और इसका ओके सर बोल रहा था चलिए, कोई बात नहीं, अभी हाँ हाँ कीप योर अटेम्प्ट्स अबव 90। हाँ, अब मैं इनकी बातों को कंक्लूड कर रहा हूँ। पहली बात कि आपको एग्जाम में 90% 90 क्वेश्चन से ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं, पहली बात, ठीक है, 90 प्लस। दूसरा है कि स्टैटिक पार्ट में आपकी जो एक्यूरेसी है बहुत हाई होनी चाहिए। और मैं एक सजेशन दे रहा हूँ, इन्होंने जो कहा था 10 साल का पेपर बनाए, मैं कह रहा हूँ कि स्टैटिक पार्ट चाहे जितने साल का मिल जाए। 1976 का, मैं यकीन मानिए मैं बनाता था। हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के क्वेश्चन जितने भी यूपीएससी साल के पुराने, आपको मार्केट में जाएंगे, मेरे पास तो मतलब 1970, 72, 75 के भी क्वेश्चन पेपर हैं, मिलते थे। मैं सेकेंड हैंड कहीं मिलता था, खरीद ले, जिसको लोग रद्दी में फेंक देते थे ना। मान लीजिए कि मैं 90 में एग्जाम दे रहा हूँ तो उसमें 80 तक ही है, तो मैं उसको, वो तो 5 रुपए मिल जाते थे मुझे, तो उनके लिए तो रद्दी थी। तो हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी क्वेश्चन जितने भी साल पुराने हैं। दूसरा है कि कोचिंग के मार्क्स पे खुद को इवेल्युएट मत करिएगा। यूपीएससी का जो क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं उससे खुद को इवेल्युएट करिए। जो सीसैट है, जो इसने बहुत अच्छा साकेत ने बताया कि जिसमें नींद आ रही है या सुस्ती आ रही है, उस समय दिमाग इधर उधर आप यूट्यूब देख रहे, उससे बढ़िया उस समय सीसैट मारिए, अभी से प्रैक्टिस करिए। दूसरा है कि यूपीएससी के लैंग्वेज को पकड़िए क्वेश्चन पूछने का, कि कैसे आपको फंसाता है, कैसे उधर मतलब एक ब्राइटर जोन में ले जाएगा। बोलते कहते हैं ना कि हर चीज जो चमकती है सोना नहीं होती, तो जो ज्यादा चमकदार ऑप्शन होगा ना वो होता नहीं है। ये तभी करेंगे जब उसके क्वेश्चन को आप सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो ये कुछ है, बाकी फिर हम लोग इस विषय पे बात करेंगे। हाँ, ये कुछ कहना चाह रहा है। हाँ। धर्मेंद्र सर ने हमें, मतलब अगर आप फ्रेशर हो, आप बिगिनर हो, अभी आप शुरू कर रहे हो पढ़ाई, धर्मेंद्र सर ने हमें हमारे शुरुआती दिनों में एक बहुत अच्छी चीज बताई थी कि लाइक अगर स्पेक्ट्रम उठा रहे हो या फिर लक्ष्मी उठा रहे हो, 50 पेजेस पर डे का टारगेट रखो दिन की शुरुआत में। पता है, हाँ। वो शुरुआत में आप कर दो, आपका दिन बहुत अच्छा निकलेगा और आपका सिलेबस इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा आपको समझेगा भी नहीं। और उसका रिपीटेटिव रखो, एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 10 बार पढ़ लो, और उसी में से क्वेश्चन बनेंगे। मैंने 2 साल पहले मतलब जो चीजें पढ़ी थी वो मुझे अभी रिकॉल हो रही थी इस एग्जाम में, कि वो होता है कि आपके बैक ऑफ द माइंड आपकी चीजें रहती है जो एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ने में आपको आ जाएगी। और यूपीएससी भी कर रहा है कि 2-3 साल पुरानी चीजें ही पूछ रहा है, तो वो आपके काम ही आएगा हमेशा के लिए। साकेत कुछ कहना चाह मैं रहा है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहूंगा, जो मैं बोलना भूल रहा था, कि यही लोग सोच रहे हैं कि एनिमेशन इस बार नहीं चला, तो यहाँ पे भी एनिमेशन चला है। आप बिल्कुल ना सोचो कि आप जो बोल रहे हैं कि यूपीएससी ने एनिमेशन को एलिमिनेट कर दिया है, ये कुछ नहीं है। बस एलिमिनेशन मतलब ये नहीं होता कि जैसे आप सोचते हो ना कि मतलब नहीं नहीं ये कुछ होता है, जो आप ऐसा करोगे, आप एलिमिनेशन लगाते जाओ। जैसे कि रॉन्ग पॉइंट्स पर ही निकाल लो, जो भी स्टेटमेंट्स है रॉन्ग निकालते जाओ। तो आप देखो, आप अगर पेपर वापस एनालाइज करोगे, आपको दिखेगा कई जगह एनिमेशन लग रहा है। तो अगर कोई बोल रहा है मार्केट में कि एनिमेशन नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा, तो ऐसा नहीं है, वो लग रहा है। और उसके बिना आप वो जो थ्रेशोल्ड है जहाँ पे हम लोग मतलब कट ऑफ से 1-2 मार्क्स दूर रहते हैं, तो वो पार करने के लिए हमको एनिमेशन की जरूरत पड़ने वाली है। और उसको आप ध्यान में रखते हुए ढूंढ लो कि कहाँ पे एनिमेशन लगता है और उसकी प्रैक्टिस कर लो। तो उम्मीद है कि देखिए इन्होंने अपने बहुत बहुमूल्य समय, मेंस देने वाले बच्चों के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, लेकिन कहते हैं ना कि भाई समाज के लिए कुछ ना कुछ तो समय निकालोगे, इनकी दुआएं तो काम आएंगी ना। देखो ये सारे बच्चों की दुआएं तुम्हें काम आएंगी, समझे ना। ये तुम्हारे ये दो देखिए आपके लिए समय दे रहे हैं, तो इनको दुआएं दीजिए और ये मेंस निकालेंगे, फिर हम लोग वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि जो अपनी बातें, अब ये खुशनसीब हैं, मैं यही कहूँगा कि ये इनके घर वालों के पास सामर्थ्य है कि ये हम तक आसानी से पहुंच जाते हैं। अब सोशल मीडिया का पर्पज़ यही कि हम आप तक पहुंचें और आपको कोई खर्च ना पड़े, लेकिन आप हमारा लाभ उठा पाएंगे कि नहीं, ये आपकी इच्छा शक्ति, आपके संस्कार और अपने गोल्स के प्रति समर्पण पर निर्भर करता है। तो इन दोनों को थैंक यू सो मच और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बाय।